गुड इवनिंग साथियों, एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने मैथ की क्लास में कुछ अंक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले वापस उन्हीं संख्याओं का अध्ययन कर लेते हैं जो हमने डिवीजन पार्ट के अंदर देखा जाएगा। सबसे पहले बात की थी हमने कल अंक के बारे में। साधारण तौर पे अंक के बारे में बात की थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद मैंने बात की थी कि अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। किससे? इन अंकों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि संख्याएं अपने पास मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की बताई थी मैंने? आपको बताई थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और तीसरी बताई थी पूर्णांक संख्या। इन तीनों की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कल। इन तीनों की पढ़ी थी हमने प्राकृत संख्या के बारे में। वे संख्या समूह जिसमें 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं सम्मिलित हो वो कौन सी संख्याएं होगी? प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण संख्या में हमने पढ़ा था 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं किसमें आ जाएगी? पूर्ण संख्या में। जबकि पूर्णांक संख्या में हमने पढ़ा था कि वे संख्या जिसमें धनात्मक में जो चलती है वैसे के वैसे अगर ऋणात्मक मान में भी वही संख्या चले अनंत तक, तो वो संख्याएं सारी की सारी किसमें आ जाएगी? पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। इसके अलावा हमने 2 और संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था कि एक तो सम संख्या के बारे में और दूसरा पढ़ा था हमने विषम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में बताया था आपको कि वे संख्या है जिसमें इकाई का अंक अपने पास 1, 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो। जबकि विषम संख्या के बारे में मैंने बात की थी, कोई भी संख्या जो दे रखी है उसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 में से अगर कोई भी अंक आता है तो वो सारी की सारी कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। और सम संख्या के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई अंक प्राप्त होता है इकाई अंक कर, तो वो संख्या कौन सी होगी? सम संख्या होगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे की जो संख्याएं हैं उनके बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, अपने पास कोई भी संख्या दे रखी है। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 27। अब अगर 27 के देखें तो 27 के अंदर किन किन संख्याओं से पूर्ण भाग जा रहा है? तो अपने पास देखें तो 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, इसके अलावा 27 का भाग जा रहा है। यानी कहने का मतलब है 27 के अंदर 4 संख्याएं होगी जिसमें पूरा भाग जा रहा है। 1, 3, 9 और 27। इसी प्रकार से देखें तो अपने पास 9 के अंदर देखें तो 9 के अंदर अपने पास 1, 3 और 9 का जा रहा है। 16 के अंदर देखें अपने पास अगर डिवाइड करें इनका तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का जाता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या ऐसी जिसके अंदर स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से पूर्ण भाग चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो अपने पास इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अपने पास वे संख्या या दी गई संख्या
दी गई संख्या यदि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में अभी आप लोगों को बताया था, वापस बता देता हूं। 4, 6, 8, 15, 27, 34 इत्यादि। अब बात करते हैं दूसरी अपने पास संख्या आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की ठीक इसकी विपरीत हो जाएगी। दी गई संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूर्ण भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो अपने पास 5 में एक और 5 का भाग जाता है। 7 में एक और 7 का। 11 एक और 11 का। तो इन दोनों संख्याओं में देखें तो अपने पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में एक ही अंतर है कि दी गई संख्या अगर खुद के अलावा एक तो कॉमन चीज आ रही है, बाकी की अपने पास देखें स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्या से अगर पूर्ण विभाजित हो जाए तो वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। 4 की बात करें तो 4 के अंदर देखें तो अपने पास कौन कौन सी संख्या 1, 2 और 4 इन 3 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। 6 की बात करें तो अपने पास 1, 2, 3 और 6 इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार से 34 को अगर देखें तो अपने पास किस संख्याओं से डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 17 से हो रहा है और 34 से हो रहा है। तो अपने पास देखने पर अगर एक से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो वो तो किस में आएगी? भाज्य संख्या में। जबकि अपने पास अगर स्वयं के अलावा और किसी संख्या का पूर्ण भाग नहीं जाता है तो वो किस में आएगी? अभाज्य संख्या के अंदर आएगी। अब इसके अंदर सबसे बड़ी फैक्ट चीज होती है अपने पास कि अपने पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो एक अपवाद है कि दोनों के अंदर देखें तो एक तो कॉमन चीज आ रही है, तो एक का तो अपने पास दोनों संख्याओं में काम आ रही है, तो इसका मतलब एक का तो पूर्ण भाज्य संख्या भी हो सकती है और अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अपवाद रूप में एक को हम ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है। संख्या 1 को भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं माना जाता। अब बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या की। कुछ संख्याओं के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे छोटी
भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी अपने पास? सबसे छोटी विषम संख्या होगी वो 1 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो अपने पास कौन सी आएगी? 2 आएगी। क्योंकि अपने पास 2 के अंदर देखें तो 2 के अंदर सिर्फ खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो अपने पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 1 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2। लेकिन आप प्रश्न ये उठाओगे कि सम संख्या की जो डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर बताया था कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक आ जाता है तो वो अपने पास कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। तो आपने यहाँ पे सम संख्या लिखी है वो 2 लिखी है, लेकिन मैंने आपको बता दूं यहाँ पे कि ये एक संख्या है। मैंने आपको बताया था कि इकाई स्थान पे अंक आना चाहिए। अंक 2 भी है, ये संख्या भी है। संख्या जो प्रारंभ होती है वो हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। संख्या प्रारंभ होती है वो कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ नहीं होती। अंक होता है वो 0 से प्रारंभ होता है। अगर अपने पास 2 डिजिट में बात करें, 2 अंकों में बात करें तो अपने पास संख्या कौन सी बनेगी? 10 बनेगी। तो इसके अंदर जो 0 आ रहा है वो इकाई स्थान पे आ रहा है। 0 पहले लिखते तो अपने पास ये क्या बन जाती? एक संख्या तो बनती, लेकिन अपने पास ये इकाई अंक के रूप में भी आ जाता। इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ये किसका बन गया? संख्या का रूप बन गया अपने पास। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद बात आती है अपने पास परिमेय संख्या की। अब बात आती है परिमेय संख्या। अभी तक आपने कोई भी 2 संख्याएं दे रखी है, 2 अंक दे रखे हैं, अगर उनको हम एक भिन्न के रूप में लिख दिया जाए, जैसे 7/8, या बात करूं -1/4, या बात करूं 0/1, अगर इन प्रकार से कोई भी संख्याएं लिख रखी हो तो वो सारी की सारी जो होगी वो किसका रूप होगा? परिमेय संख्या का रूप होगा। लेकिन बात यहां पे ये आती है कि जो सही डेफिनेशन है वो इस प्रकार से बनेगी, कोई भी 2 अंक या पूर्णांक संख्या है जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है तथा उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, तो वो कौन सी संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी? पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब परिभाषा अपने पास लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ऐसे 2 पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो, तथा ऐसे 2 पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखें बात, तो अपने पास ऐसे 2 पूर्णांक की परिभाषा आप लोगों को बताई थी कि वे संख्याएं या वे संख्या समूह जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो,
तो वो पूर्णांक संख्या होती है। दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो, किसमें लिखा गया हो, भिन्न के रूप में लिखा गया हो, तथा हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हर का मान शून्य न हो तो अपने पास कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहला जाएगी। उदाहरण के रूप में अगर देखें हम, उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के रूप में अपने पास आ जाएगी 4/3, -5/4, 11/-5, 0/1। अब अपने पास देखो, इसके अंदर अपने पास दोनों की दोनों संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। इसके अंदर देखें तो अपने पास अंश के रूप में ऊपर वाला जो मान लिखा होता है वो अंश के रूप में होता है, नीचे वाला मान लिख रखा है वो हर का रूप है। तो अपने पास अंश का रूप है वो माइनस का दे रखा है, हर का मान दे रखा है वो प्लस का दे रखा है। अगली में देखें तो अपने पास 11 जो दे रखा है वो प्लस का दे रखा है और -5 दे रखा है वो हर का मान है जो ऋणात्मक रूप में है। इसी प्रकार से यहां पे देखें तो अपने पास अंश के रूप में 0 दे रखा है और हर का रूप में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। एक इस तरह से अगर कोई संख्या लिख रखी हो 1/0, तो इसके अंदर देखें तो अपने पास ये एक अपरिमेय संख्या का रूप होगा। किसका रूप होगा, अपरिमेय संख्या का रूप, अपरिमेय संख्या का रूप होगा। क्योंकि परिभाषा के अंदर देखें तो ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान शून्य न हो, हर का मान शून्य न हो, तो अपने पास इसमें हर का मान देखें तो हर का मान क्या आ रखा है, शून्य आ रखा है। तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या का रूप हो जाएगी। अब अपरिमेय संख्या की परिभाषा अगर देखें हम, अपरिमेय संख्या का रूप देखें तो क्या आएगी। अब आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था उसके अनुसार ये डेफिनेशन जो पढ़ी है उसकी ठीक विपरीत कर देते थे। ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा गया हो, हर का मान शून्य हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण के रूप में अगर लिखे हैं जैसे √3, √3 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये तो भिन्न के रूप में प्राप्त हो गई। अंश का मान √3 हो गया, हर का मान 1 हो गया, भिन्न के रूप में तो आ गई अपने पास। एक उदाहरण और देखते हैं जैसे √4/2, तो अपने पास अंश का मान कितना है, √4 दे रखा है, हर का मान कितना है, 2 दे रखा है। तो साहब इन दोनों के अंदर परिमेय संख्या कौन सी होगी या अपरिमेय संख्या होगी, क्या चीज है। तो अपने पास जो √3 दे रखी है तो वो तो अपने पास होगी अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। और ये जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आप कहोगे साहब दोनों के ऊपर अंडूर का चिन्ह लग रखा है तो दोनों में अंतर क्या है। तो √3 का अगर हम मान निकालना चाहें तो √3 का मान जो होता है वो होता है दशमलव के अंदर 1.732 डैश डैश इस तरह से चलता रहता है बटा 1। जबकि इसका मान देखें तो अपने पास √4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2/2। यानी जो अपने पास ये मान जो है 1.732 ये पूर्ण रूप से पूर्ण मान नहीं है। मैंने यहां पे लिखा है ऐसे दो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा मान होना चाहिए, यहां पे आ रहा है दशमलव के अंदर, पूरा मान नहीं है। जबकि यहां पे देखें तो ये पूरा मान है, तो अपने पास ये किसका हो जाएगा, परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। अब बात करें हम इसकी सही डेफिनेशन क्या बनेगी अपने पास, इसकी सही डेफिनेशन ये बनेगी, ऐसा पूर्णांक जो रूट में दिया गया हो, ऐसा पूर्णांक जो रूट में दिया गया हो तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल में ज्ञात किया जा सके, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उदाहरण के रूप में देखें हम तो उदाहरण के रूप में अपने पास √2,
रूट 2 का मान कितना होता है 1.4142 इस तरह से चलता है। रूट 3 का मान होता है 1.732 इसी प्रकार से रूट 5 का मान होता है 2.23 इस प्रकार से जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं और वो रूट में अंदर लिख रखी है तो वो किस में आ जाएगी अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी। रूट 2 देखें तो क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है और ये तीनों के तीनों किस में दे रखी है अपने पास रूट में दे रखी है, अंडरूट में दे रखी है और इनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है तो अपने पास किस में आ जाएगी अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अब वापस दोबारा एक बार बता दूं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान शून्य न हो परिमेय संख्या कहलाती है। जबकि अपरिमेय संख्या के अंदर देखें तो ऐसे पूर्णांक जो रूट में दिया गया हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात न हो तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आपकी ये भी परिभाषा बन सकती है परिमेय संख्या के अंदर रूट में अंदर कोई संख्या दे रखी है, कोई भी रूट के अंदर कोई पूर्णांक दे रखा है और उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए, रूट के अंदर कोई संख्या दे रखी है और उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए तो वो किस में आ जाएगी फिर परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी। मैं उसका नोट अलग से लिखवा देता हूं आपको। ऐसा पूर्णांक जो रूट में लिखा गया हो, रूट में लिखा गया हो तथा उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सके या निकलता हो, किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो रूट 4 देख रखा है तो रूट 4 का अगर वर्गमूल देखें तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है और 2 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो अपने पास ये कौन से भिन्न के रूप में आ गई, ये हो गया अपने पास अंश का मान और ये हो गया हर का मान, तो इसका मतलब भिन्न के रूप में आ गई। तो भिन्न के रूप में होगी तो अपने पास कौन सी संख्या हो जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं जैसे 16 का वर्गमूल देखें तो 4 होता है, 4/1 लिखा, अंश का मान हो गया 4, हर का मान हो गया 1, तो इसका मतलब ये किस संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या का रूप हो जाएगी। किसका रूप हो जाएगी परिमेय संख्या का रूप हो जाएगी। आज जितनी भी हमने पढ़ी है, आज हमने पढ़ी थी किस किस संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ी, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ी, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ी और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ी। इसके आगे की जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो चीज बताई जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी और साथ ही आशा करते हैं कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जो गणित में बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनकी नींव बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको भी फायदा मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं कि इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।